हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड माइंड इन शॉर्ट। आज जो मूवी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये कहानी है एक पिता और बेटी के प्यार की। ये कहानी है किस्मत की। ये कहानी है नाइंसाफ़ी और इंसाफ की, जिसका नाम है मिरेकल इन सेल नंबर 7। इस कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एंजल है। वो एक इंस्पेक्टर से मिलती है। इंस्पेक्टर उसे केस की फाइल देता है और कहता है कि कल तुम्हें कोर्ट में जाना है और ये केस इतना आसान नहीं होगा। एंजल यहीं से निकलने के बाद एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाती है और वो एस्ट्रोलॉजर एंजल को पहचान नहीं पाता क्योंकि उसने उसे बचपन में देखा था। लेकिन एंजल उसे पहले से पहचानती है और यहाँ से काम खत्म होने के बाद वो जाती है एक चर्च में जहाँ पर एक फादर होते हैं और फादर एंजल को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन ये दिखाया जाता है कि ये सब के सब कोर्ट में जाते हैं जहाँ पर एंजल एक बहुत पुराना केस लड़ना चाहती है क्योंकि एंजल एक वकील है। एंजल एक की जो अपोजिट वकील होते हैं वो कहते हैं कि ये एक ट्रायल केस है। ट्रायल केस का मतलब कि इस केस की सुनवाई पहले हो चुकी है और सजा भी हो चुकी है, लेकिन इसके बाद दोबारा अपील की गई है और ये एक ट्रायल केस होता है एक आदमी के ऊपर जिसका नाम ली है। ली के ऊपर इल्जाम होता है कि उसने एक छोटी बच्ची को मोलेस्ट किया और उसकी हत्या कर दी। वकील कहते हैं कि इस केस में सब कुछ पहले साबित हो चुका है और कोर्ट ने जो भी फैसला सुनाया था वो बिल्कुल सही था। इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं कहना। एंजल कहती है कि प्रोसिक्यूट ने अभी जितनी बातें की हैं उन्होंने पुराने सबूतों को देखकर, पुरानी डेटा को देखकर बोली है, लेकिन अब जरूरी है कि वो उस सिचुएशन को, उस घटना को दोबारा से अच्छे से इस बार देखें। इस पर प्रोसिक्यूटर बोलते हैं कि क्या तुम उस वक्त वहाँ पर थी? एंजल कहती है कि हाँ, मैं इस पूरे केस के दौरान वहाँ पर थी। और वो जज से कहती है कि अब मैं जो भी आपको कहूँगी उसका एक एक शब्द सच होगा। और यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि एक 6 साल की छोटी बच्ची होती है। इस बच्चे का नाम एंजल है और ये वही एंजल है जो आज कोर्ट में एक ली नाम के इंसान का केस लड़ रही है। और ये ली और कोई नहीं बल्कि एंजल के पिता हैं। फ्लैशबैक में 6 साल की एंजल के साथ उसके पिता ली को दिखाया जाता है। ली दिमागी तौर पर पूरी तरह से स्टेबल नहीं होता, उसका दिमाग बच्चों की तरह होता है, लेकिन ली अपनी बेटी एंजल से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और एंजल भी अपने पिता से उतना ही प्यार करती है। ये दोनों एक शोरूम के बाहर एक गाने पर डांस कर रहे होते हैं और इसी शोरूम में एक सेलर मून बैग भी होता है और ये सेलर मून बैग एंजल को बहुत पसंद होता है। तब उसके डैड बोलते हैं कि कल उन्हें सैलरी मिलेगी और तब ये वो बैग अपनी बेटी को दिला देंगे। और तभी वो देखते हैं कि वो बैग कोई और खरीद लेता है। ली अपनी बेटी के साथ शोरूम के अंदर जाते हैं और वो उस आदमी से कहता है कि ये बैग मैं और मेरी बेटी खरीदना चाहते हैं। हम रोज एक दिन में 2 बार इस बैग को देखते हैं, आप इस बैग को ना खरीदें। और वो उस बच्ची को जिसने ये बैग खरीदा है उसको मनाने के लिए उसके गालों पर हाथ भी लगाने की कोशिश करता है। और तब भी वो आदमी जिसकी वो बेटी होती है वो ली को मारना शुरू कर देता है। दरअसल ये कमिश्नर है और वो ली को उसकी छोटी सी बेटी एंजल के सामने बहुत मारता है। इसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं और ली रात को अपनी बेटी को कहता है कि वो बैग को उसे जरूर दिलाएगा। ली एक कार पार्किंग में काम करता है और अगले दिन जब उसे सैलरी मिलती है तो वहाँ पर वह कमिश्नर की बेटी आ जाती है जिसके पिता ने एक दिन पहले ली को मारा था और वो उसे अपना सेलर मून बैग दिखाती है और ली से कहती है कि मुझे पता है कि एक और दुकान है जहाँ पर ऐसे ही बैग मिलते हैं। ली इस बात से खुश हो जाता है। वह कहता है कि तुम मेरे साथ चलो और ली उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। और अगले ही पल ये दिखाया जाता है कि वह बच्ची सड़क पर लेटी हुई है। उसके सामने एक पत्थर होता है और उस बच्ची के सर पर चोट का निशान होता है। ली उसकी पैंट को ढीला करता है और उसके मुंह में हवा भरने की कोशिश करता है और ये सब कुछ दूर से एक औरत देख लेती है। ली उस औरत से कहता है कि हेल्प, बट वो औरत वहाँ से चिल्लाकर डर कर भाग जाती है। और अब पुलिस ली को पकड़ लेती है और इस पर इल्जाम होता है कि उसने उस छोटी बच्ची को रेप करके मार दिया। ली को कुछ समझ नहीं आता, ना ही वो लोगों को ज़्यादा कुछ बता पा रहा होता है क्योंकि ली अच्छे से बोल भी नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ली की बेटी एंजल घर पर उसका इंतजार कर रही है और जब ली घर पर नहीं आता तो वो उसे उसी जगह पर ढूंढने के लिए पहुंच जाती है जहां पर वो काम करता है। और वो रास्ते में देखती है कि बहुत भीड़ होती है और जब वो वहां पर जाती है तो वहां पर ली होता है। दरअसल
ली से पूरा एक्ट करने के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। वहाँ पर एक बच्चे का पुतला रखा जाता है। ली कहता है कि वो पुतला इस तरह से गिरा था। दरअसल वो सब कुछ इशारों में बता रहा होता है। इसके बाद मैंने उसके गालों को थपथपाया, लेकिन जब वो होश में नहीं आया तो मैंने अपने मुंह से उसके अंदर हवा डालने की कोशिश की और उसकी पैंट को भी लूज कर दिया ताकि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि क्या तुमने अपनी पैंट उतारी थी? ली कहता है कि नहीं, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, मैं उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस वाले कहते हैं कि तुम जल्दी से सच बता दो तो तुम अपनी बेटी से मिल पाओगे, क्योंकि ली बार बार अपनी बेटी से मिलने के लिए कह रहा था और उसकी बेटी दूर से सब कुछ देख रही होती है। लेकिन भीड़ यहाँ पर इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपने डैड तक पहुँच नहीं सकती। ली एक बार फिर से अपनी पैंट को लूज करके बताता है कि मैंने इस तरह से उसकी पैंट लूज की थी, और पुलिस वाले ये देखने के बाद इस बात पर यकीन कर लेते हैं कि ली ने भी अपनी पैंट उतारी थी, यानी कि उसने उसके साथ रेप करने की कोशिश की और उसे मार दिया। और अब ली को अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता है। और जब जेल में जेलर को पता चलता है कि ली ने एक बच्ची का किडनैप किया, उसका रेप करने की कोशिश की और उसके बाद उसे मार दिया, उसे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन फिलहाल वो ली को कुछ भी नहीं कर पाता। यहाँ पर एक टेलीफोन होता है और ली जब भी उसे देखता तो वह उसकी तरफ जाकर फ़ोन उठा लेता है। दरअसल वह अपनी बेटी को कॉल करना चाहता है और ये देखने के बाद जेलर ली को बहुत मारता है। इसके बाद ली को एक सेल में भेजा जाता है जहाँ पर पहले से 5 कैदी होते हैं। ली के पास उसकी वो फाइल होती है जिस पर उसके सारे गुनाह लिखे होते हैं, और जब वो ली की फाइल के गुनाह पढ़ती है कि इसने एक बच्ची को किडनैप किया, उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया और बाद में उसका खून कर दिया, तो ये 5 कैदी ली को बोरी के अंदर बंद करके जमीन पर लिटा कर बहुत बुरी तरह से मारती हैं। बट ली को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसने आखिर किया क्या है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि ली की बेटी एंजल को अब एक ऑर्फेन होम में भेज दिया जाता है, क्योंकि ली के अलावा उसका और कोई भी नहीं था इस दुनिया में। और ये ऑर्फेन होम उन बच्चों को होता है जिनके पेरेंट्स जेल में होते हैं। ये अक्सर जेल में प्रोग्राम करने के लिए भी आते जाते रहते हैं। वहीं पर जेल में ये दिखाया जाता है कि ली जिस सेल में होता है वहाँ पर 5 कैदी हैं, और इन 5 में से जो लीडर होता है उसका नाम जंगा है। उसे जेल में एक दूसरा कैदी मारना चाहता है। उसके पास एक शार्प पेन है और वो उस पेन से जंगा को जख्मी करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन दूर से ये सब कुछ ली देख लेता है और इससे पहले कि वो जंगा को जख्मी करता, ली उसके आगे आ जाता है और ली खुद जख्मी हो जाता है। और इस बात से जंगा ली से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। और जब जंगा वापस अपने सेल में आता है तो उसके 4 साथी उससे पूछते हैं कि क्या हुआ था। तब ली जंगा उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है और उन्हें भी अब पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि ली बेकसूर है। और वो उससे पूछते हैं कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। इस पर ली कहता है कि मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। और जब जेल में मिनिस्टर आता है तो वहाँ पर ली की बेटी भी प्रोग्राम करने के लिए उनके साथ आती है, और ये 5 कैदी उसकी बेटी को एक पेटी में बंद करके अपने सेल में ले आती हैं, जहाँ पर ली पहले से मौजूद होता है। और जब ली अपनी बेटी को देखता है तो उसके आंखों में आंसू होते हैं। वो अपनी बेटी को गले लगा लेता है और उसकी बेटी ली को बहुत मारती है और कहती है कि तुम कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम वापस क्यों नहीं आए। ली कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं यहाँ पे फंस चुका था। और ली और उसकी बेटी एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोते हैं। फिर ली की बेटी एंजल ली से पूछती है कि आप बुरे इंसान हो। ली कहता है कि नहीं, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। और तभी वहाँ पर एक कैदी बोलता है कि ये एक स्कूल है। ली अपनी बेटी से सच कह देता है कि वो कहता है कि ये एक जेल है और यहाँ पर जो लोग हैं ये सब के सब बुरे हैं, इन्होंने गलत काम किए। और जब 5 लोग ये सुनते हैं तो हैरानी से ली का चेहरा देखते हैं। दरअसल ली बहुत ही इनोसेंट होता है, वो अपनी बेटी से कभी भी झूठ नहीं बोलता। और अब ये 5 कैदी बोलते हैं कि अब तुम्हें जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे साथ के सभी बच्चे यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन एंजल यहाँ से नहीं जाना चाहती और कहती है कि मैं अपने डैड को छोड़कर नहीं जाना चाहती। ली भी अपनी बेटी को नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन ली को सब समझाते हैं कि अगर वो यहाँ से नहीं जाएगी तो वो स्कूल नहीं जा पाएगी, दूसरे बच्चों की तरह पढ़ लिख नहीं पाएगी। और इसीलिए ली अपनी बेटी से कहता है कि ठीक है, तुम्हें चले जाना चाहिए। और इन्हीं 5 कैदी में से अब एक कैदी ली की बेटी को वापस छोड़ने के लिए जाता है,
लेकिन जब तक वो गेट तक पहुंचता है तब तक वो देखता है कि सारे बच्चे बस में बैठकर वहां से जा चुके होते हैं और मजबूरी में उसे ली की बेटी एंजल को वापस उसी सेल में लेकर आना पड़ता है जिस सेल का नंबर 7 है। और ली अपनी बेटी को देखकर खुश हो जाता है। हालांकि यहाँ पर गार्ड भी आता है, लेकिन गार्ड की जैसे ही आता है वो ली की बेटी को छुपा देते हैं और ली की बेटी अगले कई दिनों तक यहाँ पर रहती है। ली और वो दोनों यहाँ पर साथ में खाना खाते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। और एक रात को सोने से पहले ली की बेटी ली से कहती है कि आई एम सॉरी, सब कुछ सोलर मून बैग की वजह से हुआ है, वो बैग मुझे नहीं चाहिए। ली कहता है कि जैसा मैं यहाँ से निकलूंगा मैं तुम्हारे लिए जरूर वो सोलर मून बैग लेकर आऊँगा। ली की बेटी एंजल ली से कहती है कि जब भी आप जज के सामने जाओगे तो वहाँ पर साफ साफ सब कुछ उन्हें बता देना कि क्या हुआ था। दरअसल ली को बोलने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए उसकी बेटी बोलती है कि जब भी आप जज के सामने बोलो तो एक एक शब्द को अच्छे से बोलना। ली कहता है कि ठीक है, मैं ऐसे ही करूँगा। अब यहाँ सेल में जितने भी लोग होते हैं वो धीरे धीरे करके एंजल से जुड़ जाते हैं। वह सबके साथ गाना गाती है, उनके साथ नाचते हैं और एक दिन इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक बार फिर से मिनिस्टर आए हैं। दरअसल इनमें से एक कैदी उन्हें बताता है और वह बड़ी मुश्किल से सिक्योरिटी से बचते बचाते एंजल को छिपाकर उस ऑडिटोरियम तक पहुँचाते हैं। और जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी मिनिस्टर नहीं आया होता, बल्कि वहाँ पर एक बुद्धिस्ट होते हैं और इसीलिए इन्हें एंजल को सेल नंबर 7 में वापस लेकर आना पड़ता है। और इनमें से जिसने इन्फॉर्मेशन दी थी कि जेल में मिनिस्टर आया है, वह उसे बहुत बुरी तरह से मारता है, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की था। अगर पुलिस को पता चल गया कि इन्होंने अपने सेल में किसी लड़की को या किसी बच्ची को छुपाया है तो इन सब की 2 साल की सजा बढ़ जाएगी। अब वार्डन उस दिन की फोटोज देखता है जिस दिन मिनिस्टर आया था और वो देखता है कि एक जगह पर 3 बच्चे खड़े होते हैं और दूसरी फोटो में वो देखता है कि वहाँ पर 3 नहीं बल्कि 2 ही बच्चे हैं। तब उसे शक होता है कि हो ना हो वो बच्ची सेल नंबर 7 में ही है, क्योंकि कुछ फोटोज में सेल नंबर 7 के कैदी भी होते हैं। इसीलिए वार्डन को पूरी तरह से शक है कि वो सेल नंबर 7 में जाता है, जहाँ पर उसे वो बच्ची मिल जाती है और उसे पता चलता है कि बच्ची ली की है और वो ली को बहुत बुरी तरह से मारता है, क्योंकि वो ली से पहले से नफरत करता है कि जब तुमने दूसरे बच्ची के साथ रेप करने की कोशिश की, उसकी जान ली, तब तुम्हें अपनी बच्ची का ख्याल नहीं आया। और वो ली के हाथ पैर बांध कर उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में यानी कि अकेले सेल में डाल देता है। यहीं पर जेल में दिखाया जाता है कि एक कैदी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वो पूरी जेल में आग लगा देता है और जब वार्डन उसे कंट्रोल करने के लिए जाता है तो वह वहाँ पर बेहोश हो जाता है और वहीं पर फंस जाता है। यहाँ से सभी कैदी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और जब ली देखता है कि वार्डन अंदर फंस चुके हैं, बाहर आग लगी है, तो वह सबसे मदद के लिए बोलता है, लेकिन सब कैदी यहाँ से भागना चाहते हैं और इसके बाद ली अपनी जान जोखिम में डालकर जहाँ पर वार्डन बेहोश होते हैं वो वार्डन को बचा लेता है। और जब वार्डन को हॉस्पिटल में होश आता है तो उन्हें बताया जाता है कि अगर तुम्हें वक्त पर वहाँ से बाहर नहीं निकाला जाता तो शायद तुम्हारी जान नहीं बचती। वार्डन कहता है कि मुझे किसने निकाला। इस पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि उस कैदी ने जो अच्छे से बोल नहीं पाता और तुम्हें बचाते वक्त वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा जल चुका है। वो बार बार एक ही बात बोल रहा था कि उसने किसी भी बच्ची का किडनैप नहीं किया, उसने किसी का कत्ल नहीं किया। और जब डॉक्टर वार्डन को उस कैदी को दिखाते हैं तो उन्हीं के वार्ड में होता है, तो वार्डन देखता है कि वह ली होता है। और अब वार्डन को भी कहीं न कहीं इस बात पर यकीन है कि ली ने ऐसा कोई भी गुनाह नहीं किया जिस गुनाह के लिए उसे यहाँ पर लाया गया है, क्योंकि जिस इंसान के दिल में इतनी इंसानियत होती है कि वह अपनी जान पर खेलकर दूसरों को बचाए, वह कभी किसी की जान ले ही नहीं सकता। और फिर दूसरी तरफ एंजल को दिखाया जाता है जो बहुत परेशान रहती है और उसकी टीचर उसके लिए बहुत कंसर्न होती है। जब वह अपने टीचर के पास जाती है तो उसकी टीचर उससे पूछती है कि क्या तुम बीमार हो? एंजल इस बात का कोई जवाब नहीं देती। उसकी टीचर बोलती हैं कि तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है। एंजल बोलती है कि क्या आप मेरे साथ मेरे घर पर होम काउंसलिंग के लिए चल सकती हैं? टीचर कहती है कि हाँ मैं चल सकती हूँ। एंजल पूछती है कि क्या आपके पास आईडी कार्ड है? उसकी टीचर कहती है कि हाँ है। हालांकि उसकी टीचर को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी वो एंजल के साथ चल देती है
और अगले पल एंजल अपने टीचर को जेल के बाहर ले जाती है। उसकी टीचर बड़ी हैरानी से देखती है, लेकिन वो फिर भी एंजल को अंदर ले जाती है। और अब एंजल के डैड ली को बुलाया जाता है, और जब ली अपनी बेटी को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। एंजल भी अपने डैड को देखकर बहुत खुश हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन तभी मिलने का टाइम खत्म हो जाता है और गार्ड उस बटन को ऑफ कर देता है जिससे वॉइस इस तरफ से उस तरफ जा रही थी। ये दोनों चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे होते हैं, लेकिन ना ली अपनी बेटी की बात सुन सकता है और ना ली की बेटी उसकी बात सुन सकती है। ली बहुत कोशिश करता है कि वो अपनी बेटी से बात करे, लेकिन गार्ड उसे यहाँ से ले जाता है और एंजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं ये सब कुछ वार्डन देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि ली अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। इसकी कुछ दिन बाद एंजल को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है क्योंकि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया। वो अपने डैड को बहुत मिस करती है और यहाँ पे वार्डन उससे मिलने के लिए आता है। एंजल कहती है कि क्या आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अपने डैड के साथ रहना चाहती हूँ। इस बात का वार्डन कोई भी जवाब नहीं देता और वो वापस जेल में आकर अपने 2 गार्ड से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। और अगले पल में दिखाया जाता है कि उन दोनों गार्ड में से एक गार्ड सेल नंबर 7 में एक बॉक्स लेकर जाता है। उस बॉक्स के अंदर एंजल होती है। एंजल अपने डैड को देखकर बहुत खुश होती है और ली भी अब बहुत खुश हो जाता है। ली समझ जाता है कि ये सब वार्डन ने ही किया है और वो वार्डन को इसके लिए शुक्रिया भी कहता है। साथ ही साथ वार्डन अब एंजल का स्कूल में एडमिशन भी करवा देता है और वो हर रोज अपने डैड से मिलने के लिए सेल नंबर 7 में जाती है। और यहाँ पर जो और कैदी होते हैं, एंजल उनमें से एक को, जिसका नाम जंगा होता है, जो इन सब का बॉस है, उसे पढ़ना लिखना भी सिखाती है। और एक दिन वो अपने साथ एक मोबाइल भी लेकर जाती है क्योंकि इनमें से एक कैदी होता है जिसकी बेटी हुई होती है और उसने ना तो अपनी बेटी को आज तक देखा है और ना ही कभी उससे बात की है, क्योंकि उसके जेल आने के बाद उसकी बेटी का जन्म हुआ था। और एंजल की वजह से वो अपनी पत्नी से बात कर पाता है और साथ ही साथ अपनी बेटी की पहली बार आवाज़ भी सुन पाता है और वो एंजल को अपने गले लगाकर बहुत रोता है। वहीं अब ली का कोर्ट में ट्रायल होने वाला है, यानी कि उसकी कोर्ट में पेशी है और जज के सामने उसे अपनी गवाही देनी होगी। और यहाँ पर वो सबको बताता है कि उस दिन क्या हुआ था। दरअसल उस दिन जब वो कमिश्नर की छोटी सी बेटी के पीछे जा रहा था तो तभी वो गिर जाता है और इससे पहले कि वो उठ पाता तभी उसे आगे किसी और के गिरने की आवाज़ आती है और ये कमिश्नर की बेटी होती है। और जब ली वहाँ पर जाता है तो उसका सर से बहुत सारा खून निकल रहा होता है और इसी वजह से उसकी मृत्यु हुई होती है। इसमें ली का कोई भी हाथ नहीं होता। ली उसकी पैंट इसलिए लूज करता है ताकि उसको ऑक्सीजन के सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो और साथ ही साथ उसके मुंह में सांस इसलिए भरता है क्योंकि उसे जहाँ पर वो काम करता था वहाँ पे सीपीआर देना सिखाया गया था। वो दरअसल उस बच्ची को सीपीआर दे रहा था ताकि उसकी जान बच सके। लेकिन जब ये सब वो औरत देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि ये आदमी इस बच्ची के साथ कुछ गलत काम कर रहा है और इसी वजह से उसने पुलिस को एक गवाही भी दी होती है और पुलिस ने भी ली का अच्छे से स्टेटमेंट नहीं लिया होता, जिस वजह से वो इस केस में पूरी तरह से फंस चुका है। लेकिन सेल नंबर 7 में जितने भी कैदी होते हैं वो ये पता करना चाहते हैं कि उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था और उस बच्चे की मृत्यु कैसे हुई थी और ये सब मिलकर एक तरह का रोल प्ले करते हैं जिसमें इनका एक साथी ऐसे ही गिरता है क्योंकि उस बच्चे के सिर के पीछे और सिर के ऊपर चोट आई थी और साथ ही वहाँ पर एक ईंट भी थी जिसमें उस बच्चे के सर पर चोट लगी थी। और सबसे पहले कैदी ने ये पता लगाता है कि उस दिन ली और वो बच्चे इसलिए गिरे थे क्योंकि उस दिन ठंड बहुत ज़्यादा थी और सड़क पर बर्फ जमी हुई थी, जिसकी वजह से इनका पैर फिसला और ये दोनों एक एक करके गिर गए। और जब बच्ची गिरती है तो वो संभलने के लिए एक रस्सी पकड़ती है, लेकिन उस रस्सी में ऊपर एक ईंट बंधी होती है जो सीधा उसके सर पर आकर लगती है और यही वजह होती है कि उसके सर पर ईंट के घाव का निशान होता है। और अब सबको समझ में आ गया था कि उस बच्ची की मृत्यु कैसे हुई है और इसमें ली का कोई भी हाथ नहीं है। और अब यहाँ पर ली के जितने भी दोस्त होते हैं वो सबके सब सवालों की एक लिस्ट बनाते हैं। ये वो सवाल होते हैं जो कोर्ट में उससे पूछे जाएंगे और वो इसका सही और सच्चे जवाब ली को याद करवा देते हैं और ली भी सारे जवाबों को अच्छे से याद कर लेता है।
वहीं वार्डन कमिश्नर के पास जाता है। वो चाहता है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन दोबारा हो, लेकिन कमिश्नर मना कर देता है। वो नहीं चाहता कि ली किसी भी हालत में जेल से बाहर आए। वो चाहता है कि ली को सजा मिले। वो ली से बहुत नफरत करता है क्योंकि उसी की बेटी का मर्डर का आरोप ली के ऊपर होता है। और अब वो दिन आ जाता है जिस दिन ली की कोर्ट में पेशी होती है। वार्डन ली को अपने साथ ले जाता है और वो उसे हौसला देता है कि तुम्हें सारे सवालों के सही सही और सच्चे जवाब देने हैं। और अब कोर्ट की पेशी में पहले ली के पास उसका वकील आता है, लेकिन वो उसका स्टेटमेंट नहीं लेता, बल्कि वो कहता है कि कमिश्नर बहुत पावरफुल है और वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। दरअसल कहीं ना कहीं वो उसे डराता है, जबकि वो खुद ली का वकील है। और इसके बाद कमिश्नर खुद ली के पास आता है और ली को बहुत मारता है और वो उसे कहता है कि अगर तुमने ये नहीं कहा कि ये सब कुछ मैंने किया है, तो मैं तुम्हारी बेटी के साथ वही करूँगा जो मेरी बेटी के साथ हुआ है। इस बात से ली बहुत घबरा जाता है और जब कोर्ट में ली से सवाल पूछे जाते हैं तो वो ये एक्सेप्ट कर लेता है कि उसी ने कमिश्नर की बेटी का खून किया है। ये सुनकर कोर्ट में सब शॉक्ड हो जाते हैं और वार्डन भी चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसे और वक्त की ज़रूरत है। लेकिन जज अपना फैसला सुना देते हैं और ली को सजाए मौत देते हैं। ली सबसे माफ़ी मांगता है। वहाँ पर ली की बेटी एंजल भी होती है और उसे भी अपने पिता के स्टेटमेंट से बहुत दुख होता है। उसे बहुत रोना आता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता है कि ली ने अपनी स्टेटमेंट क्यों चेंज की। ली को वापस जेल भेज दिया जाता है और वहाँ पर उसकी बेटी उससे मिलने आती है और वो अपने डैड से कहती है कि मुझे पता है कि आप गलत इंसान नहीं हो, बल्कि आप एक अच्छे इंसान हो। ली की बेटी अपने डैड को अपने आंसर शीट भी दिखाती है जहाँ पर उसे बहुत अच्छे मार्क्स मिले होते हैं और वो उससे यह भी बताती है कि वो पियानो बजाना भी सीख रही है। दरअसल वार्डन अब ली की बेटी एंजल को अपने घर पर रखता है और वो उसका पूरा ध्यान रखता है और एंजल भी वार्डन से अब काफ़ी क्लोज है। यहाँ पर ली के जो साथी होते हैं उन्हें पता है कि ली के साथ जो भी हो रहा है वो जस्टिस नहीं है, क्योंकि जिस गुनाह के लिए उसे फांसी दी जा रही होती है वो कभी ली ने किया ही नहीं और साथ ही साथ उसे वक्त से पहले फांसी दी जा रही होती है, क्योंकि कमिश्नर एक पावरफुल इंसान है और ये करवाना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर ली के जितने भी साथी होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि वो ली को किसी भी तरह से जेल से निकालेंगे। दरअसल इस जेल में फुटबॉल बनाई जाती है और कैदी ये सारी फुटबॉल बनाते हैं और यहाँ पर ली के सभी साथी मिलकर एक बहुत बड़ा बलून बनाते हैं और 23 दिसंबर को जिस दिन ली को फांसी दी जानी है उस दिन यहाँ जेल में एक प्रोग्राम भी होता है जहाँ पर ली की बेटी भी आएगी और साथ ही साथ आज ही ली की बेटी का बर्थडे है। वो ये डिसाइड करते हैं कि इस दिन वो ली को इस जेल से निकाल देंगे और जब प्रोग्राम हो रहा होता है, प्रोग्राम के दौरान वो किसी तरह से ली की बेटी को ली को शॉर्ट बलून के अंदर बिठा देते हैं और इसके बाद वो रस्सी को खोल देते हैं। बलून उड़ना शुरू हो जाता है और यहाँ पर जितने भी गार्ड होते हैं वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोशिश में ये साफ साफ नजर आ रहा होता है कि वो ऐसा नहीं चाहते कि वो उन्हें रोके, बल्कि वो यही चाहते हैं कि वो ली और उसकी बेटी को यहाँ से जाने दे। और बलून अब धीरे धीरे हवा में ऊपर उड़ना शुरू होता है, लेकिन इससे पहले कि वो आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच पाता, बलून की जो रस्सी होती है वो जेल की दीवार के ऊपर जो कटीली तार होती है उस पर अटक जाती है, जिस वजह से बलून वहीं हवा में अटक जाता है। ली को इस बारे में कुछ नहीं पता होता कि उसके भगाने का ये प्लान है। वो अपनी बेटी के साथ उस बलून पर खड़ा होकर डूबते हुए सूरज को देखता है और अपनी बेटी को कहता है कि इस दिन को कभी मत भूलना और ना ही अपने डैड को भूलना। नीचे सभी कैदी, सभी गार्ड इस बात से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि यहाँ से ली नहीं भाग पाया और ली को वापस उसके सेल में भेज दिया जाता है। उसकी बेटी भी सेल में उसके साथ होती है क्योंकि आज उसकी बेटी का बर्थडे है और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब ली की बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अब सब ली की बेटी को गिफ्ट देते हैं और ली भी अपनी बेटी को एक बॉक्स देता है और जब ली की बेटी एंजल उस बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर सेलर मून बैग होता है, वही बैग जिसकी वजह से आज ली इस जेल में है और जिस बैग के लिए ली ने अपनी बेटी को वादा किया था। एंजल उस सेलर मून बैग को देखकर बहुत खुश होती है वो अपने डैड को झुककर थैंक्स कहती है। ली अपनी बेटी से कहता है कि बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बेटी के रूप में जन्म लेने के लिए और इसके बाद ली अपनी बेटी को गले लगा लेता है और यहाँ पर जितने भी कैदी होते हैं सबके सब रोना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आज ली का इस दुनिया में आखिरी दिन है, उसे फांसी होने वाली है
हालांकि ली को इस बारे में नहीं पता होता। वो सब के सब ली के लिए टी शर्ट पर एक मैसेज लिखते हैं। इसके बाद ली अपनी बेटी को बाहर छोड़ने के लिए जाता है और गेट पर पहुंचने के बाद वो अपनी बेटी से कहता है कि मैं यहाँ से आगे नहीं आ सकता, यहाँ से आगे तुम्हें अकेले जाना होगा। उसकी बेटी अपने डैड को मैरी क्रिसमस कहती है क्योंकि क्रिसमस आने वाला है। वह अपनी बेटी को गले लगा लेता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो भी अपनी बेटी को मैरी क्रिसमस कहता है। और तभी एक गार्ड उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और ली जब गार्ड के साथ जाने लगता है तो उसकी बेटी उसे देखकर रोती रहती है। और तभी ली अपनी बेटी को फनी डांस करके दिखाता है जो ली और उसकी बेटी एक साथ किया करते थे। ली की बेटी भी वैसे ही करती है और इसके बाद गार्ड उसे वहां से ले जाता है, लेकिन वो उसके सेल की तरफ नहीं ले जाता बल्कि उसे उस तरफ ले जाया जाता है जहां पर उसे आज फांसी दी जानी है। और यहाँ से ली समझ जाता है कि आज उसका आखिरी दिन है। वो भागता है, वो अपनी बेटी के पास जाता है, उसे अपने गले से लगा लेता है और वो यहाँ पर सबसे माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी बचा लो, और वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो मरना नहीं चाहता। वो अपनी बेटी से अलग नहीं होना चाहता क्योंकि उसकी बेटी उसकी दुनिया है और उसकी बेटी के लिए उसके डैड सब कुछ हैं। लेकिन यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता। हालांकि यहाँ पर जितने भी गार्ड होते हैं, जितने भी कैदी होते हैं, उन सबकी आंखों में आंसू होते हैं ये जानने के बाद भी कि ली निर्दोष है, उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। और ली को वहाँ से ले जाया जाता है। ली की बेटी वहीं पर रोती रह जाती है। और अब कहानी फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर ली की बेटी एंजल ये सारी कहानी उन 3 जजेस को सुना रही होती है जिनके आगे उसके डैड का केस एक बार फिर से रीओपन कराया गया है। हालांकि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो अपने डैड के माथे से इस झूठे आरोप को हमेशा के लिए मिटा देना चाहती है। और यहाँ पर जो एस्ट्रोलॉजर होता है, जो फादर होता है और जो बाकी के लोग होते हैं, ये वही कैदी होते हैं जो कभी ली के साथ उसकी सेल नंबर 7 में थे। अब ये सब के सब रिहा हो चुके हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। और यहाँ पर वार्डन भी होता है जो कि अब बहुत बड़ा ऑफिसर बन चुका है। और अब इन सब की गवाही से ये साबित हो जाता है कि ली निर्दोष था। उसके केस को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया और वो मानसिक रूप से बिल्कुल स्टेबल भी नहीं था। उसके केस में और भी जांच होनी चाहिए थी और मेडिकल रिपोर्ट से ये कभी भी साबित नहीं हुआ था कि उस बच्चे को ली ने या किसी ने भी सेक्सुअली मोलेस्ट किया था, और ना ही ये साबित हो पाया कि ली ने उस बच्ची का मर्डर किया था। इसीलिए सीनियर जजेस फैसला सुनाते हैं कि ली बेगुनाह था, उसने कोई जुर्म नहीं किया था। और कोर्ट के इस फैसले से वो सभी लोग जो ली के साथ उसके सेल में थे वो सब बहुत खुश हो जाते हैं और वार्डन भी बहुत खुश होता है। दरअसल वार्डन ने ली की बेटी को अडॉप्ट कर लिया था और उसी ने उसे वकील बनाया है। और एंजल सिर्फ इसलिए वकील बनी है ताकि एक दिन वो अपने डैड को इंसाफ दिला सके, और आज उसने अपना वो काम कर दिया। इसके बाद ली की बेटी उस दीवार के पास जाती है जहाँ पर वो 23 दिसंबर के दिन, जिस दिन उसके डैड उसका बर्थडे था, वो अपने डैड ली के साथ यहाँ पर एक बलून में अटक गई थी और वो ऊपर से सबको हाथ हिला रहे थे। और एंजल को एक बार फिर से वही सीन दिखता है जहाँ पर वो अपने आप को एक छोटी बच्ची के रूप में देखती है और उसके डैड वहाँ पर उसके साथ होते हैं। लेकिन उसकी कल्पनाओं में इस बार ये बलून वहाँ से दूर आकाश की गहराइयों में कहीं उड़ जाता है और एंजल नीचे से अपने डैड को बाय करती है। तो ये थी पूरी कहानी मिरेकल इन सेल नंबर 7 की। ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।